हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कहते थे ना, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। एंड काफ़ी लंबे समय से हम लोग फ्रेंड्स इंतजार कर रहे थे और आप सभी लोग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब आखिरकार जो है नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा एसबीआई का। और फाइनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वो आपको खुशखबरी दे दी है और एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो है रिलीज हो चुका है। मेरे साथ है सोना मैम और मैं सोना मैम के साथ यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। आपके जहन में जो बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को लेकर, वैकेंसी को लेकर, क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत सारे सवाल होंगे। उन सभी सवालों के जवाब हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कशन के थ्रू जो है पूरी तरीके से उन पर चर्चा करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सोना मैम है मेरे साथ, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों की चाहिए सोना मैम है हमारे साथ। तो चलिए मैम, तो पहला फर्स्ट रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बाद। सबसे पहले तो थैंक यू सर इतने वार्म वेलकम के लिए। एंड इस नोटिफिकेशन का हमें सितंबर से इंतज़ार था। मतलब हम सितंबर से सोच रहे थे कब आएगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई और बच्चों में भी एक अलग एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। एंड मुझे पूरी होप है कि इस बार बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे हमारे बैंकर्स अड्डा से। हाँ मैम, एक चीज इस बार हम लोगों ने देखी कि अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। अनएक्सपेक्टेड हम इस कंटेक्स्ट में कहेंगे कि लास्ट ईयर नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखें 8-8,500 के राउंड थी और इस बार 14,000 के राउंड हमारे पास वैकेंसीज है। सो डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज, दैट मींस ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, आपके लिए बहुत सारे मौके हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स जो है हम लोग मैम के साथ डिस्कशन करेंगे कि इतनी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो आखिरकार इसमें से एक वो सीट जो कि फिलहाल हमें चाहिए होती है वो कैसे अपनी फिक्स करेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ स्टार्टिंग में अगर कुछ हमें हिंट देना चाहें। वैसे अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्कशन उस पर आगे बहुत डिटेल में होगा, बट अभी शुरुआत में अगर कुछ बताना चाहें आप। यस सर, बिल्कुल। तो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स को अगर आपको क्लियर करना है तो ये तो सभी को पता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस तीन चीजें हैं, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इस डायलॉग से मैम मुझे एक डायलॉग याद आया, वो पिक्चर कोई भी चल रही ना तो एंटरटेनमेंट, उसी का मैंने थोड़ा इसे और मॉडिफाई कर दिया है। सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू डू दैट। कोई ऑप्शन नहीं है उसका, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो चलिए मैम, मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूँ, आप बिल्कुल जो है आप बताइएगा। और ये बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रूटफुल होने वाला है। तो जैसा कि मैम एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो थोड़ा सा इन शॉर्ट हमें उसके बारे में बताइए। बच्चे जानना चाहेंगे कि क्या उसमें मेजर हाइलाइट्स हैं इस बार के नोटिफिकेशन की। ओके सर, बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी 13,735 प्लस वैकेंसीज़ हैं, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं। आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 20, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनने सिर्फ आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इसे फिल कर सकते हैं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं है। सो ये रहेगा आपका एसबीआई क्लर्क में। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये कर सकते हैं। एंड हाँ, 17 दिसंबर इसकी स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की और लास्ट डेट है इसकी 7 जनवरी 2025। चलिए मैम, बहुत अच्छा आपने हाइलाइट्स बताई। जैसा कि फ्रेंड्स मैम ने बताया कि 14,000 ऑलमोस्ट वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो एक बहुत अच्छा नंबर होता है, क्योंकि अमूमन हम इतनी वैकेंसीज तो हम जनरली आईबीपीएस में नहीं देखने को मिलते, जिसमें हमारे पास 11 जो है नेशनलाइज्ड बैंक हमें देखने को मिलते हैं। सो ये एक अकेला एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक और सबसे ज़्यादा सैलरी, उस पर भी सैलरी पर भी आएंगे कि तनख्वाह कितनी मिलती है भाई। सबसे ज़्यादा सैलरी, सबसे ज़्यादा काम भी लेता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई। एसबीआई की ब्रांच में आप जाते हैं सो वन ऑफ द बिजिएस्ट ब्रांच आपको देखने को मिलती है, तो काम भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मैम, कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुछ मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों के, जो काफ़ी जो है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में जो चल रहे होते हैं इस प्रिपरेशन को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके सर, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ओके सो सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे मेजरली दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, एक एज क्राइटेरिया, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, मिनिमम 20, मैक्सिमम 28 ईयर्स है और एज ऑन 1 अप्रैल 2024, इस साल के 1 अप्रैल तक आपकी एज होनी चाहिए या इनके बीच में होनी चाहिए। मीन्स आप 2 अप्रैल 1996 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1 अप्रैल 2004 के बाद बॉर्न नहीं होने चाहिए। एक और बात, ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है। अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 1996, 2 अप्रैल 1996 में हुआ है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। इनके बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसे फिल कर सकते हैं। अच्छा मैम, एज को लेकर कुछ बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे जब लोग सेशंस कर रहे थे,
तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम 5 दिन बड़े हैं जो क्राइटेरिया एसबीआई का, या सर हम बस 2 दिन छोटे रह गए। तो क्या वो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मेरे पास भी ये क्वेरीज बहुत आ रही हैं कि मैम हम तो, मतलब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं मैम हमारा जो बर्थ डेट है वो मई का है, कैसे हो जाएगा, 1 मंथ आप ज़्यादा जा रहे हो। नहीं, तो इसका मतलब आप अगर कट ऑफ डेट से 1 दिन भी छोटे हैं या फिर 1 दिन भी बड़े हैं, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो अगर आप छोटे हों या बड़े हों तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ मैम, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे थे, बताइए। हाँ जी सर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने नॉर्मल आपकी जो ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने एक बात भी कही है कि 31 दिसंबर 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, आपका फाइनल ईयर भी चल रहा है, बट स्टिल आप जब उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2024 तक आ जाना चाहिए था, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। तो मतलब ग्रेजुएशन है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आपके 49% हो, 30% हो, कितने भी परसेंट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, बस पास होने चाहिए। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैम ने बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में 31 दिसंबर 2024 तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें एक और क्लॉज उन्होंने ऐड कर रखा है इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्सेज का। बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे आपने बीटेक 4 साल का होता है, एमटेक 2 ईयर्स का होता है, तो टोटल 6 ईयर का ये कोर्स होता है। बट इंटीग्रेटेड कोर्स में आप इसको 5 ईयर में भी कर सकते हैं। ऐसे बीबीए प्लस एमबीए के भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं जो कम टाइम स्पैन में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप किसी इंटीग्रेटेड कोर्स से कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स का जो रिजल्ट है, आप ग्रेजुएशन आपका तभी कंप्लीट माना जाएगा फ्रेंड्स, जब आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2024 यानी कि इस ईयर के एंड तक आपका रिजल्ट आ गया हो। ठीक है। हाँ, अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, किसी वजह से डिले हो रहा है, रिजल्ट आपका बाद में आया और जो रिजल्ट आया आपका उसमें जो डेट पड़ी हुई है वो अगर 31 दिसंबर 2024 के पहले की, सो यस यू आर एलिजिबल फॉर दैट, फिर आप उसके लिए एलिजिबल। तो ये चीज़ आपको, इन लोगों बच्चों को हमें ध्यान रखनी होगी। तो आप सभी लोगों को एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपके एग्जाम्स की रिजल्ट की डेट है वो 31 दिसंबर 2024 के पहले की या 31 तक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वन। एक बड़ी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है मैडम कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर कि यार क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी है कि नहीं। तो इस बार मैम एसबीआई ने क्या किया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है। यस सर, बिल्कुल। और ये शायद इसीलिए क्योंकि आरआरबीज में ये देखा जाता है, हमेशा देखा जाता है, और इसलिए बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके। बट हाँ, एसबीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, कोई मैंडेटरी नहीं है। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, और वो फॉर्म फिलिंग जब आप करेंगे तब उसमें आपसे ऑप्शन भी मांगेंगे। अगर आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, तो भी इनफ है वो, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, वो बस इतना बोल रहे होते हैं। हाँ, दैट मीन्स आप जैसे डिजिटलाइजेशन का टाइम चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में ब्रांचेस भी सब डिजिटलाइज हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का अगर आप सभी लोगों को बेसिक नॉलेज है, सो यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर दैट। चलिए लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बताइए, जो कि क्लर्क का मेरे को लगता है कोई भी एग्जामिनेशन है मैम, सबसे ज़्यादा उसमें डिस्कशन होता है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि वो एक तो रीजन वाइज वैकेंसीज वहाँ पर निकलती हैं, देन उसके बाद लैंग्वेजेस वहाँ पर मेंशन रहती हैं। तो ये लैंग्वेज टेस्ट का क्या मैम सिनेरियो है यहाँ पर? सर, हर स्टेट की उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बताई है कि भाई आपको ये टेस्ट देना होगा। कब देना होगा? अगर आपने अपने 10th में नहीं पढ़ा है। सो अगर आपने पहले अपनी स्कूल डेज़ के टाइम पढ़ रखा है तो वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो टेस्ट देना होगा। ये शायद उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी एक, फॉर एग्जांपल कोई यूपी से है, वो महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उन्हें मराठी आनी चाहिए। प्री मेंस फिर जब एलपीटी होगा तो उनका एलपीटी में मराठी का टेस्ट होगा, तो अगर उन्हें आती है तो उनके लिए ओके है, उनकी जॉब लग जाएगी। बट अगर नहीं आती है, वो फेल हो जाएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाएगी। सो प्रेफर तो मैं यही बोलूँगी कि स्टूडेंट्स को प्रेफर तो यही करना चाहिए कि अपने जो भी उनका स्टेट है वहाँ से ही वो फॉर्म फिल करें। अगर आप यूपी से हैं तो हिंदी है आपकी लैंग्वेज, हिंदी आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और आपके 10th में भी मेंशन होगा कि आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको देना ही नहीं पड़ेगा वो। लेकिन अगर आप कहीं और से फिल कर रहे हैं वैकेंसीज़ को देखते हुए, लालच वही होता है स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा है, हमारा हो जाएगा, तो हाँ ये रिस्क आप ले सकते हैं। बट फिर इसी के साथ ये भी सोच लेना क्या आप वो लैंग्वेज पढ़ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स की ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो याद, मतलब आप लर्न नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना कि बहुत कम समय में हम नहीं लर्न कर सकते हैं। तो बट अगर आप सोच रहे हैं आप कर सकते हैं,
एंड बिकॉज ऑफ बहुत अच्छा क्लरिकल बात की पोस्ट में हमें डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट भी करना रहता है, इन दैट कंटेक्स्ट अगर हमें लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो वहां पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। Yes. एक बात और आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब आपकी पोस्टिंग होगी तो जिस पर्टिकुलर रीजन से आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक आपका प्रमोशन वगैरह नहीं हो जाता, ऑफिसर वगैरह नहीं बन जाते, तब तक आपको उसी रीजन में वहां रहना पड़ेगा। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो ये चीज़ सोच के फॉर्म अप्लाई करिएगा। और दूसरा मैम, एक चीज़ आपने नोटिस किया कि हिंदी जो लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज यहाँ पर रहता है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य बहुत सारे हैं, है ना, जहाँ पर हिंदी जो है Yes, कवर sir, की जाती है, तो उनके पास ऑप्शन रहता है मध्य प्रदेश से भी अप्लाई कर दे, राजस्थान से भी अप्लाई कर दे, यूपी से भी अप्लाई कर दे, आई थिंक उत्तराखंड वगैरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके पास थोड़े से ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। उस मामले में थोड़ा सा हिंदी रीजन के जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको एक एज मिल जाता है उन बच्चों को। बट सर मुझे लगता है जो हिंदी लैंग्वेज वाले रीजन है उनमें ऑलरेडी अच्छी खासी वैकेंसीज है। जैसे आप यूपी में देख लो 1183 है। तो आपको क्या लगता है इन 1183 रीजन्स में कट ऑफ भी तो आई थिंक हाई रहती है हर बार? अगर हम कट ऑफ्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इन Sir, रीजन्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन भी हमें मिल जाता है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा मिलता है। कट ऑफ पे मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा Absolutely. आपकी वैकेंसी उतनी कम कट ऑफ, और ये होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत 50 वैकेंसीज हैं और एक जगह मैं देख रही हूँ 1100 समथिंग है, इट मीन्स यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी और वहाँ की ज़्यादा जाएगी। लेकिन मैम इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस जगह पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत वो सारे तो हों। होगी बिल्कुल। ये तो हमें देखने को मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में इज अ काइंड ऑफ अ कंट्री इटसेल्फ, तो वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो अच्छा, हम इसमें एक चीज ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि जो बच्चे कट ऑफ देखकर पढ़ते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी थी, इतना पेपर हमें अटेम्प्ट करके आना है, उनको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। रीजन बीइंग क्या है कि जैसा कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर का टफनेस लेवल क्या है, उस समय एग्जाम कैसा आया है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने फाइल हुए हैं, हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ एग्जाम में नंबर ऑफ वैकेंसीज उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं। हाँ सर। एग्जाम के बाद हम कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग इतनी जा सकती है, बट आई डोंट थिंक कि एग्जाम के पहले हम लोग ये एजम्पशन करके जाएं कि 100 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर अगर हमारा 100 का, तो हम 80 क्वेश्चंस करके आएंगे क्योंकि पिछले साल 80 मार्क्स कट ऑफ चली गई थी। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि कोई भी कट ऑफ सिर्फ वैकेंसी पे डिपेंड नहीं होती है, बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। जैसे कि आपके स्टेट से कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। दूसरी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो ये है कि पेपर का लेवल क्या है। एब्सोल्युटली। पेपर अगर इजी आया तो कट ऑफ तो हाई जाएगी। बिल्कुल। पेपर टफ आया, मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, ट्राई करो, मतलब ये प्रे करो कि आपका मॉडरेट आए पेपर, इजी तो ना ही आए। तभी हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क का पेपर और उसकी कट ऑफ आप और उसमें जीए का पेपर तो बस पूछिए मत। तो आरआरबी क्लर्क में क्या होता है, पेपर इजी आया है, अगर प्री की बात करूं, पेपर इजी आया है, कट ऑफ फिर आसमान छू रही होती है। वहाँ पे आरआरबी पीओ का जहाँ मॉडरेट आता है तो कट ऑफ भी कम जा रही होती है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहती हूँ, मॉडरेट आया है तो अच्छा है, इट मीन्स आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जब कट ऑफ हाई जा रही है इट मीन्स आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाने होंगे, एब्सोल्युटली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो कट ऑफ आप क्लियर कर पाओगे। और क्या आप वो 1 आवर के अंदर 80+ क्वेश्चंस, 90+ क्वेश्चंस कर पाओगे? सो सबका ये जोन नहीं होता है, सब स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट्स पे खेलते हैं, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो, और एसबीआई में तो ये हमें Absolutely. मौका भी मिलने वाला है, अभी आगे उस पर भी बात करेंगे। आगे बात करते हैं मैम। नेक्स्ट है एग्जाम कब तक होने की एक्सपेक्टेशन है, क्या Sir, टेंटेटिव वगैरह कुछ? हाँ जी सर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका प्रिलिमिनरी का जो टेंटेटिव मंथ है दैट इज़ फरवरी, और मेंस का टेंटेटिव मंथ आपका अप्रैल/मार्च करा है। मतलब कि मार्च एंड या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में हो जाएगा, और फरवरी के जो प्री बोला है उन्होंने फरवरी मंथ, तो मैं मान के चल रही हूँ कि सारे वीक्स, वो हो सकता है सारे वीक में, हर वीकेंड पे एप्लीकेशंस बहुत सारी होंगी जब वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है तो आई थिंक कि नंबर ऑफ जो शिफ्ट्स होंगी वो भी बढ़ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा। एब्सोल्युटली। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसिकली बिल्कुल फ्रेशर हैं और उन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद तो खुशी एक अलग सी रहती है, थोड़ा सा उन्होंने जॉब वगैरह के लिए भी ट्राई किया है, बट जॉब नहीं लगी है। समटाइम्स कहते हैं ना, हमारे साथ अगर कुछ खराब हो रहा है तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे सामने कुछ बहुत अच्छा हमारे लिए लिखा हो, इस वजह से चीज़ें अभी हमारे हो सकता है फेवर में ना हो। तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल फ्रेशर है, उनको मैं एस्पिरेंट नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल फ्रेशर ही, उन्होंने तो भी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की है, उनको ABCD भी नहीं पता इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? वो कैसे मतलब अप्लाई करें
या अवॉइड करें, या पहले पढ़ लें फिर नेक्स्ट ईयर देखें क्या? क्योंकि लालच तो एक मेरे को दिख रही है कि ऑलमोस्ट 14,000 यार वैकेंसीज है और हम एलिजिबल भी हो रहे हैं, बट अभी ठीक है प्रिपरेशन नहीं किया है। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप मैम? सर ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए मैं बस इतना कहूँगी, अगर आपको बैंकिंग में ही जाना है तो एज एन एक्सपीरियंस आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर फिल करना चाहिए, इसका फॉर्म, और इस एग्ज़ाम को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, है ना। SBI PO नहीं है, ये SBI क्लर्क है। आप प्री निकालेंगे और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी उसके काउंट हो रहे होते हैं जिसने मेंस में जाके बैठ रहा है। सो अगर आप देंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं आजकल, कितने चेंजेस आ गए हैं। सो आप ज़रूर दीजिए। हाँ, टफ़ रहेगा आपके लिए, आपको पहले फाउंडेशन क्लियर करनी होगी, फिर आपको उसी के साथ, क्योंकि आप लेट हैं, आपको बस 1.5 मंथ मिलने वाला है, तो आपको फाउंडेशन के साथ साथ आपको अपनी टेस्ट सीरीज़ भी देनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। जितना 1 साल से स्टूडेंट पढ़ रहा है वो तैयारी आपको 1.5 महीने के अंदर करनी है, तो बड़ी बात तो होगी, बट हाँ इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, पॉसिबल तो है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जिन्होंने सोच लिया कि नहीं मुझे इतने महीने में करना है, मैं किसी भी हाल में इस बार निकालूंगा, तो उसने निकाल भी लिया है। एक और चीज़, वैकेंसी बहुत बड़ा यहाँ पे मैटर करने वाली है, क्योंकि 14,000 वैकेंसी छोटी बात नहीं है, और ये आपको अगले साल तो नहीं मिलने वाली है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत मुश्किल से ऐसा देखने को मिलता है। होप करेंगे मैम आपकी बात गलत हो, ज़्यादा वैकेंसीज जरूर, मैं चाहूंगी कि मैं गलत हूँ इस बार, इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज आए, बट अभी जो हमारे पास है, सामने है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है। मैं तो ये बोल रही हूँ, यही मानना है कि फर्स्ट और लास्ट यही है मेरा अटेम्प्ट। अच्छा मैम, अभी एक बात बताइएगा जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। हम लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि बैंकिंग और जो इंश्योरेंस का सिलेबस होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। दैट मीन्स द सिलेबस इज नॉट वेरी वास्ट लाइक SSC अदर एग्जामिनेशंस। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हों, GS पूरा पढ़ना हो, मैथ्स बहुत सारा पढ़ना हो, इंग्लिश बहुत सारा पढ़ना हो, द सिलेबस इज़ वेरी लिमिटेड। अगर मैं एज अ फ्रेशर अगर एक स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश करूँ कि वो एरियाज पर मैं फोकस करूं जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे आते हैं, और जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है एग्जामिनेशन में, उन टॉपिक्स को मैं पिक करके स्टार्टिंग 1 मंथ में मेरा ये स्ट्रैटेजी रहेगा कि व्हाट आई डू, आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आता है, एंड रेस्ट जो मेरे पास 20-25 डेज या 30 डेज स्पेयर मेरे पास अवेलेबल रहेगा एक्स्ट्रा, आई ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जितना ज़्यादा मैं नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दूंगा, मेरे को लगता है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने में मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। एंड आई कांट से दैट कि सिलेक्शन होगा ही, बट हाँ वो जो रेस होती है ना, उस रेस में मैं भी पार्टिसिपेट करने लायक हो जाऊंगा। क्या ये स्ट्रैटेजी कहीं बच्चों के लिए काम कर सकती है? बिल्कुल सर, अगर स्टार्टिंग के 30 डेज, मतलब लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी यार, नो डाउट। आप ऑलरेडी लेट हैं, देयर इज नो डाउट, बट कहते ना वो समय अभी भी बचा हुआ है, स्टिल यू आर हैविंग द टाइम, सो उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सर, मैं तो बोल रही हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है अगर आपने यहाँ सोच ली। सो अगर आपने सोच लिया है तो आप कर भी लोगे। अब कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं ये बता दूँ, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इजीली ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अगर सोच लिया है तो हो जाएगा, और एक प्लानिंग के साथ चलना होगा, पूरी अच्छी एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी होगी। हम स्ट्रैटेजी सेशन भी आपके सामने लाएंगे, और वो स्ट्रैटेजी सेशन देखिए, अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज उसमें डालिए कि मैं कैसे अपने डेली रूटीन में इसे ला सकता हूँ, और फिर एक आपको बनाना पड़ेगा पूरा मैप कि मुझे इतने इतने डेज में ये कर लेना है। और इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे प्लानिंग के साथ, तो वो पॉसिबल हो जाएगा। और डेली टारगेट होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ एक डायरी बनाइए, उसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पे लिखिए कि मुझे SBI क्लर्क बनना है, और या फिर मैं बन गया, डायरेक्ट ये मैनिफेस्ट कर लीजिए आजकल तो आप देख ही रहे हैं मैनिफेस्टेशन कितना काम कर रही है। तो बस अपने लिए मैनिफेस्ट कर लिए, मैं SBI क्लर्क बनना चाहता हूँ। और आपका जो सेकंड पेज होगा डायरी का, उसमें आप मेंशन करिए कि आपका गोल क्या है। गोल आपका है SBI क्लर्क बनना, और आपका टारगेट क्या है। टारगेट आपके डेली टारगेट्स होंगे, आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, और एक आपके होंगे वीकली टारगेट्स। तो एक वीक में आपने कितना कर लिया, संडे को आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। सो बस डेली टारगेट, ये चीज मैम आपने बहुत अच्छी बताई, क्योंकि हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स कई बार क्या करते हैं ना, बहुत लंबे लंबे टारगेट सेट कर लेते हैं कि 1 महीने में ये करना, 1.5 महीने में ये करना है। समटाइम्स जब हम बहुत बड़े टारगेट सेट करते हैं तो वो अचीवमेंट उनका जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक्सेस करना और उनको अचीव करना काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। और
हम एक एनालिसिस भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस किस तरीके से कर पाएंगे। एंड जैसा कि आपने कहा कि शॉर्ट अगर हमारे आपके छोटे टारगेट्स रहेंगे तो छोटे टारगेट्स को ट्रैक करना, उनको अचीव करना, और वो जैसे आप अचीव करेंगे दे विल गिव यू मोर एंड मोर मोटिवेशन कि आप जो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है उसको आप बहुत ही इजीली ग्रैब कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने ऐड की है और आप सभी लोग इसको बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश करिएगा। छोटे छोटे टारगेट सेट करिए और छोटे छोटे टारगेट सेट करके धीरे धीरे आप कहते हैं ना बड़े टारगेट की तरफ आप अपने मूव करेंगे, जो आपका फाइनल गोल है SBI क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन लेने का। हाँ, तो मैम जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि एज अ फ्रेशर जो स्ट्रैटेजी अभी हम लोगों ने डिस्कस की, अगर वो स्ट्रैटेजी जो फ्रेशर हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, छोटे छोटे टारगेट सेट करेंगे और उनको मीट करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली जो बड़ा गोल है वो डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल। और इसी में मैं ये भी ऐड करूँगी कि फॉर एग्जांपल बहुत टाइम मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस ये आते हैं, मैम हमें बहुत बोर हो रहा है, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा बट हाँ बच्चों का ये हो जाता है, मैम बहुत बोर हो रहा है। मैं समझ जाती हूँ क्यों बोर हो रहा है, क्योंकि ये शायद से सर स्कूल टाइम पे हम लोगों के साथ भी होता था कि हम मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम उसे साइड कर देते थे, बस अब नहीं। आंसर जब नहीं निकलता है तो एक्साइटमेंट नहीं आती है कि मैं आगे क्वेश्चंस करूं। तो बच्चों के साथ भी यही होता है, पजल नहीं हो पा रहा है, वो उसे उस टाइम फिर एक बार किया, 2 बार किया और फिर वो नहीं कर रहा, अब मैं कुछ और करूंगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। सो इसमें मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि ठीक है, अब लोड मत लो उस दिन के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, आपको लग रहा है नहीं मेरे को ये नहीं करना है, आप कुछ और करना है, तो डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय आप उसे छोड़िए, मत कीजिए उसे। आप 1 घंटा मत पढ़िए, आप बस 10 मिनट पढ़िए। कोई क्विज उठाया, उसे सॉल्व किया, मज़ा आया। जैसे जैसे यहाँ पे मज़ा आता रहेगा वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा, अच्छा ये हो गया, अब 10 मिनट, चलो अब 10 मिनट कुछ और पढ़ लेता हूँ। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने में, एडिटोरियल में मज़ा नहीं आ रहा है, उस टाइम के लिए मत पढ़िए, कुछ टाइम शिफ्ट हो जाइए, जिस न्यूज़ में, जिस आर्टिकल में आपको मज़ा आ रहा है वो पढ़िए। कम से कम आपने रीडिंग करना तो स्टार्ट किया। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब हर एक चीज़ मतलब को आपको हमें मोनोटोनस नहीं होना है। हाँ। कि एक ही सेम फ्रीक्वेंसी, एक ही सब्जेक्ट लगातार 4-5-6 घंटे पढ़ रहे नहीं, थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे ना तो थोड़ा सा हमारा फ्लो भी बना रहेगा और इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा। यस। और बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं तो पुष्पा 2 तो लगी हुई है आपके नियरेस्ट थिएटर मल्टीप्लेक्स में, तो बहुत मजा आ जाएगा वहां पर। लेकिन अभी उसको अवॉइड करिएगा, है ना, आराम से OTT वगैरह पर बाद में देखिएगा आफ्टर द सिलेक्शन। तो अच्छा आप सर। तीसरा पार्ट, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि जो तीसरा पार्ट आएगा पुष्पा का ना, उस समय आप बैंकर बन के देखेंगे, ये आप अपने आप से प्रॉमिस करिएगा और झुकेगा नहीं साला। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम के आगे बिल्कुल झुकना नहीं है। एट एनी कॉस्ट विल टेक द फाइनल सिलेक्शन। हाँ मैम बताइए आप। अब सर इसी के साथ थोड़ा सा मैं पर्सनल जाऊंगी, मैं बोलूँगी सर आपने देखी है पुष्पा 2? हाँ मैम अल्टीमेट, मतलब बहुत मजा आया। लेकिन मैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहूँ यही जो चीजें इनको कंट्रोल करनी है। अगर हम लोग जो है या बाकी जो सारे लोग हैं, बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं या बाकी जो बच्चे हैं, वो पिक्चर भी देख रहे हैं, न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस पार्टी भी कर रहे हैं, तो उनमें और एक रियल एस्पिरेंट जो वाकई में जिसको सिलेक्शन लेना, उनमें फिर डिफरेंस क्या रहेगा? अगर वही सारे मजे आप भी कर रहे हो, वही सारी चीजें आप भी देख रहे हो और आप एक्सपेक्ट करो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बहुत ही वो टफ चांस रहेगा। यू विल हैव टू सेक्रीफाइस, यू वांट टू गेट समथिंग, सो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। ये न्यू ईयर आपका नहीं है, आपका न्यू ईयर होगा नेक्स्ट ईयर का, जब आप एक बैंकर बन जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब में से आप ये बात बिल्कुल बहुत ध्यान से आप लोग सभी लोग अच्छे से कान खोल कर दिमाग में अपने डाल लीजिए, है ना। थोड़ा सा मैं रूड हो रहा हूँ बट स्टिल आई विल हैव टू बी रूड, है ना, कि ये साल आपका नहीं है। ठीक है, इस साल जो भी कुछ हुआ, बहुत सारे आप हो सकता है पेपर्स हमने दिए, अभी हम उस पर भी आएंगे। डिमोरलाइज बहुत ज़्यादा हुए होंगे हम, या कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, ठीक है, तो ये साल हमसे नहीं बिलोंग किया या हमारा नहीं हुआ। बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली विल बी योर इफ यू गिव योर फुल एफर्ट एंड फुल कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, और ये जो सब छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस, या इनको मैं बड़ा सेक्रीफाइसेस कहूँगा, ये इनको करना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अवॉइड करना, नेक्स्ट ईयर पार्ट 3 में ये पक्का जाएंगे देखने। और फिर पार्ट 2 और पार्ट 1 भी देख लेंगे। हाँ, फिर पार्ट 2 पार्ट 1 तो देख ही रखा होगा। देन दे विल गो फॉर इट। सर अब एक क्वेश्चन मेरे साइड से, आपने इतने सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे, सो क्योंकि आप GA फैकल्टी हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसे बता भी पाएंगे। सर सिबिल स्कोर से रिलेटेड मैंने कुछ उसमें पढ़ा था, मैं चाहती हूँ, चलिए हमने तो वो पूरा पढ़ा है नोटिफिकेशन, बट स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होता है, तो प्लीज आप बताइए हमें कि सिबिल स्कोर क्या है, मतलब क्या है उससे रिलेटेड। ये सिबिल स्कोर को लेकर बड़ी जो है क्यूरियोसिटी रहती बच्चों के अंदर
कि नोटिफिकेशन साफ साफ लिख देता है कि खराब सिविल स्कोर वाले बच्चे या फिर जिनका खराब सिविल स्कोर है या सिविल स्कोर इज नॉट गुड, उनको बैंक जो है वो अवॉइड कर सकता है एट द टाइम ऑफ द फाइनल सिलेक्शन। तो ये सिविल स्कोर बेसिकली क्या होता है, ये हमारी क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है, या बेसिकली अगर मैं कहूँ हमारी क्रेडिट वर्दिनेस दिखाता है कि अगर हम किसी बैंक से पहले हमने कोई लोन ले रखा है या कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह या कुछ तरीके का एडवांस ले रखा है, तो हमने वो बैंक का पैसा रीपे किया है कि नहीं किया है। तो ये एक स्केल है मेजरमेंट के लिए, इसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड ट्रांस यूनियन सिविल एजेंसी इसको रिलीज करती है और इसमें हमें स्कोर दिया जाता है। तो अगर हमने कोई लोन नहीं रखा है, कभी कोई लोन नहीं लिया है या बैंक से हमने कोई एडवांस नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं, तो हमारा सिविल ठीक ठाक रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप डिफॉल्ट कर गए हैं, तो सोचिए आप भविष्य में बैंकर बनने वाले हैं और आप जो है बैंक एक ऐसे बंदे को कैसे हायर कर लेगा जो खुद ही डिफॉल्ट हो रखा है और बैंक उससे क्या उम्मीद करेगा कि वो अगले को डिफॉल्ट होने से रोकेगा। तो वहां पर इस चीज को बैंक थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान रखते हैं। तो सिविल स्कोर आपका ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। और ठीक ठाक होने का मतलब अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा, कोई डिफॉल्ट नहीं रखा, तो मतलब आपका ठीक ठाक ही सिविल स्कोर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ 800 की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका 600, 650, 700, 750 भी सिविल स्कोर अगर आपका चल रहा है, सो दैट इज फाइन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड ले रखा हो और बिल ना भरा हो तब थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। बट सिविल स्कोर को चेक करके आप अपना फॉर्म मत अप्लाई करिएगा, फॉर्म अपना आप अप्लाई करिए, वो बिल्कुल लास्ट का प्रोसेस है जो बैंक देखेगा, ठीक है। क्योंकि 2-4-6 महीने में अब सिविल एजेंसी जनवरी से आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि अब फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग होगी, फोर्टनाइट बेसिस पर हर 14 डेज पर डेटा अपडेट होगा। तो अगर आपका खराब भी है और 4-6 महीने आपने सही तरीके से प्रोसेस किया तो 3-4 महीने वो ठीक भी हो जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं बहुत ज़्यादा। और सर एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन मैरिड वुमेन के साइड से होगा, जिन लड़कियों की शादी हो गई है और वो एग्ज़ाम देना चाहती हैं, अब उनकी शादी होने के बाद उनका ऑब्वियसली बात है मैरिज सर्टिफिकेट बना होगा, उन्होंने अपने आईडी में नेम चेंज कराया होगा, तो क्या वो एग्ज़ाम जब अप्लाई करें, जब फॉर्म फिल करें, तो वो अपना 10th की मार्कशीट वाला नेम लिखने वाली हैं, या फिर जो उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे नेम चेंज हुआ है, उनका मेनली मैं बोलूँगी सरनेम चेंज हुआ है, वो वाला सरनेम यूज़ करें, या जो 10th की मार्कशीट पे उनका सरनेम है वो सरनेम यूज़ करें? वैसे ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें अगर मैम आप बात करें तो देखिए, अगर किसी वुमेन की शादी होती है तो जनरली हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जनरली गर्ल्स का जो टाइटल होता है वो जो हस्बैंड के टाइटल के साथ वहाँ पर वो चेंज हो जाता है। और मेन जो उनके आईडी प्रूफ्स होते हैं, जैसे मैं मेनली बात करूँ आधार कार्ड की, जो उनका फोटो आईडी प्रूफ होता है बेसिकली आधार कार्ड में वो नाम और अपना प्लस एड्रेस भी वो अपडेट करा लेते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करिए आपका जो हाई स्कूल में जो आपका नेम मेंशन है, ठीक है, वही नाम आप मेंशन करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे इंडिया के अंदर कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन जो होता है या आपका नेम का वेरिफिकेशन होता है, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट वो स्टैंडर्ड मानी जाती है। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएं तो वहाँ पर आप अपने साथ जो है एक पर्टिकुलर हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी प्लस आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, और कोशिश करिए आप मैरिज सर्टिफिकेट अपना जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट वो एक अथेंटिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है कि यस यू आर मैरिड। क्योंकि समटाइम्स वहाँ पर जो आपकी आईडी चेक कर रहा होगा बेसिकली एग्जाम सेंटर्स पर, उसको कैसे पता चलेगा आप मैरिड हैं कि नहीं मैरिड हैं। तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स हो गए और साथ ही साथ आपका आईडी प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही ऑलरेडी ये चीज़ें इन्फॉर्म्ड रहती हैं, तो एक ज़रूरत अगर पड़ती है तो एफिडेविट समटाइम्स अगर रिक्वायर्ड पड़ता है तो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं, अदरवाइज द थिंग्स विल फाइन, उसमें सच कोई इशू नहीं है। कोशिश करिए अपना जो हाई स्कूल वाला है वही आप मेंशन करिए, दैट विल बी द फाइन वन। ओके सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए तो मैम मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम लोग, जिसमें मैं आपसे कुछ मिस्टेक्स जानना चाहूँगा कि वो गलतियाँ जो एज अ एस्पिरेंट वो करते हैं, बच्चे जो है जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो मिस्टेक्स करते हैं। एक तो ये बताइए इसमें बेसिकली क्या क्या गलतियाँ करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हाईलाइट करना चाहें। तो सर सबसे पहली जो मिस्टेक होती है, फर्स्ट मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा होता है कि मेंस से सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग है नेचर में, तो हम तो मेंस करेंगे तो हमारा प्री भी क्लियर हो जाएगा, ये एक माइंडसेट रहता है उनका। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको प्री के लिए ही तैयार होना है। जब आप प्री के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे तो आपने मेंस का बेस ऑलरेडी बना लिया है। अब आप हाई लेवल के क्वेश्चन कीजिए, सिलेबस इज सेम, जो प्री में है वो ही मेंस में है। मेंस में हो सकता है 2 से 3 चैप्टर्स और इंक्लूड हो जाएं, लेकिन वो आप अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं प्री को लेके
जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज में कि मेरा प्री तो क्वालिफाई होना ही होना है, तब तक मैं नहीं बोलूँगी कि आप मेन से स्टार्ट करिए। हाँ, हर वीक आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं मेंस के लिए स्टार्टिंग से। फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक में डेली बेसिस पे आपने स्टार्टिंग की कि मैं डेली एक मॉक टेस्ट दूंगा, तो आपने सैटरडे संडे का टाइम निकाल लिया कि इस दिन मैं मेंस का दूंगा, या फिर मेंस का कोई क्वेश्चंस कर लूँगा, कहीं से प्रैक्टिस कर लूँगा। बट प्री के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी आप मेंस पे जाएंगे। प्री के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो मेंस की तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो मैम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि क्या अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए, दैट Yes, मीन्स sir. आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे देन वी कैन अटेम्प्ट द फाइनल हायर लेवल क्वेश्चन या जो टफ लेवल के हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं क्या कि लेट्स सपोज मेरा 2-2.5 महीने बाद पेपर या 1.5-2 महीने बाद मेरा पेपर है, 1.5 मंथ आफ्टर लेट्स सपोज, एंड जो स्टार्टिंग का 1 मंथ है उसमें कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करूं और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लगा लूं, और जब मेरा एग्जाम प्रीलिम्स पास आए उससे 15 से 20 दिन पहले या 25 दिन पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दूं, और जो प्रीलिम्स वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस ना लगाकर मैं स्पीड पर फोकस करूं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स में हमें मेजर फ्रेंड्स डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारा मेंस होता है दैट इज नॉट अबाउट स्पीड, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। वहाँ पर ट्रिकी कॉन्सेप्ट आएंगे, टफ क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पर हमें हमारी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, ये मैटर करेगी हम कौन से क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं, वो स्ट्रेटजी हमारी वहाँ पर काम करती है। जो हमारा प्रिलिमिनरी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है जस्ट लाइक 2020, आओ बैट घुमाओ, बॉल लगे तो ठीक है, जा रही, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ हम स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर हम 10 से 15-20 दिन पहले खूब ढेर सारे मॉक टेस्ट दें, दिन में 3 से 4-5 मॉक टेस्ट और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस, ये अगर हम करें सो ये स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी? सर जैसे मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई वो एक उस स्टूडेंट के लिए बताई जिसकी अभी मतलब जो अभी स्टार्टिंग चल रही है, हाँ, तो वो प्री के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। आप जो बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं एक बच्चा फाउंडेशन करके आया है, इट मींस वो प्रिलिमिनरी के लिए भी तैयार है एक तरीके से, क्योंकि उसने फाउंडेशन करी होगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की होगी और फिर प्री के वो मॉक भी लगा ही रहे होंगे। ओके। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है कि अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आप प्रीलिम्स के लिए आपको लग रहा है हाँ मैं ठीक ठाक कर ले रहा हूँ, तो हाँ डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के साथ आप मेंस की भी तैयारी कीजिए, और जब एग्ज़ाम आने वाला होगा उसके 15 से 20 दिन पहले, 25 दिन करने हैं तो 25 दिन कर लो, डेली बेसिस पे आपको तीन आप दे सकते हो मॉक टेस्ट, मतलब डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप 2 दे पा रहे हो तो 2 दीजिए, आप एक ही मॉक टेस्ट दे पा रहे हो उस टाइम एक, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा मॉक देंगे उतना अच्छा आप अच्छा करेंगे आप परफॉर्म। एंड हाँ, एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस मिस कर जाते हैं बच्चे, अपने मार्क्स देखते हैं, रॉन्ग कितने हुए हैं, नेगेटिव कितने मार्क्स आए हैं ये देखते हैं, बट वो मिस कर जाते हैं एनालिसिस। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। 3 मॉक नहीं दिए जा रहे हैं, मैं एग्ज़ाम टाइम की बात कर रही हूँ, तो मत दो, 2 मॉक दो, नहीं दिए जा रहे हैं 1 मॉक दीजिए, बट एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस जब आप करते हैं तो आप समझ लीजिए आपने 100 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए उस दिन में, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आपके आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ तो रहेगा, डिफरेंट टाइप के आपके मॉक्स होंगे। सो अगर आप 35 में से बस 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 15 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो वो क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना। एब्सोल्युटली। सो ये सारे क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आप एनालिसिस अच्छे से करेंगे। तो अगर 1 घंटे का आप मॉक दे रहे हैं और आपके उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं तो बोलूँगी 2 से 2.5 घंटा आप आराम से दे सकते हैं एनालिसिस के लिए। एनालिसिस आपको फ़ायदा करेगा आपके मेन एग्जाम के लिए। दैट मीन्स ओवरऑल हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले कोशिश करिए अपना सिलेबस या फिर फाउंडेशन जो है एटलीस्ट 70 से 80% अपना सिलेबस कवरेज कर लीजिए। एंड अगर आप ऑलरेडी एक एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी फेज में हैं और कुछ पढ़ रहे हैं पहले से, एंड यू नो बेसिक फाउंडेशन है आपके पास या फाउंडेशन कोर्सेज आपने कर रखे हैं, देन यू कैन डायरेक्टली प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आपको प्रीलिम्स मोड में आना पड़ेगा और वो T20 वाला जो मोड है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और स्पीड अपनी बढ़ाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। सो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमें देखने को मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर जिनका ग्रेजुएशन हुआ था या इस साल ही ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ और उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, दैट मीन्स वो वर्किंग है। तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्टडी रहेगी? क्योंकि वैकेंसी देख के कहते हैं ना, लालच तो सभी स्टूडेंट्स को आ रही है, सभी एस्पिरेंट्स को आ रही है
कि यार 14,000 वैकेंसीज आई है, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक में, देश के सबसे बड़े बैंक में, तो क्या नौकरी छोड़ दें, क्या वो जॉब छोड़ दें, या जॉब के साथ प्रिपरेशन करें, क्या किया जाए इस मामले में? सर, इस क्वेश्चन का आंसर उस इंडिविजुअल पर्सन के पास ही है। Absolutely. उसके लिए अभी इस टाइम क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, अभी उनके लिए वो जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कोई नहीं होती उन्हें ये बोलने वाली कि प्लीज़ जॉब छोड़िए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अभी प्रियोरिटी क्या है। अगर आपको लग रहा है मुझे जॉब करनी ही करनी पड़ेगी और उसके साथ आप चाह रहे हैं कि मैं SBI क्लर्क भी क्लियर कर जाऊं और फिर मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर जाऊं, तो ये पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं। मैं इवन ये कहूँगी, मैं होम मेकर्स की यहाँ पे बात करूँगी, उनके पास भी टाइम नहीं होता है ना। उन घर का वो इतना सारा काम कर रही होती हैं, उनके बच्चे भी हैं, उन्हें भी संभाल रही हैं, उसके साथ भी उन महिलाओं ने एग्ज़ाम निकाला है। तो इतना बड़ा हमारे पास एक एग्जाम्पल है। उस जॉब से बड़ी जॉब तो कोई और अभी इस टाइम नहीं मैं बोल सकती हूँ। आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता है सर। तो अगर वो वुमेन निकाल सकती है तो आप क्यों नहीं। दूसरी चीज़, टफ बहुत रहेगा, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सुबह से लेकर रात तक। आप जो जिस भी जॉब में हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी लोगों का ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है इधर से उधर ट्रैवल करने में। उन स्टूडेंट्स के लिए उन एस्पिरेंट्स के लिए ये बोलूँगी कि आप अपना नाइट का टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपको रात में 2 से 3 घंटा निकाल सकते हैं। देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा। अब बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको वो कट ऑफ क्लियर करनी है। और वो ये नहीं देखने वाले हैं आपका बैकग्राउंड कि आप जॉब करते हुए आपने एग्ज़ाम निकाला है या जॉब नहीं कर रहे थे। आपको तैयारी तो पूरी लग के करनी पड़ेगी। अब कैसे आप कहाँ से टाइम बचाते हैं वो आपको पता है। आपका लाइफस्टाइल क्या है, अभी आपका क्या रूटीन चल रहा है, किस चीज़ को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। जो एस्पिरेंट्स जॉब कर रहे हैं वो अपना नाइट टाइम यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे उस टाइम 2 से 3 घंटा भी अगर वो निकाल लेंगे और सुबह का थोड़ा समय अगर वो 2 घंटे वहाँ से निकाल लें तो ठीक है। 4 से 5 घंटा भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो हाँ क्लियर हो सकता है। दैट मीन्स हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। अगर वर्किंग हैं स्टूडेंट्स तो उसमें हम 2 काम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जॉब क्विट कर लें। और मेरे को एक हर्षद मेहता स्कैम 1992 को एक डायलॉग याद आता है, रिस्क है तो इश्क है। कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, सो रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्योंकि जो आप जॉब कर रहे होंगे अभी, आप मेरे को 100% पता है उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, और तभी आप इस वैकेंसी की तरफ देख रहे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं। तो आपको रिस्क लेना होगा। एंड आप अगर चाहे, इफ़ यू कैन अफोर्ड द रिस्क, क्योंकि कहते हैं ना जैसे शेयर बाजार में होता है, पैसे बनते भी हैं पैसे डूबते भी हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने बाद आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार अगर काश मैंने 6 महीने पहले जॉब छोड़ दी होती और जो मैं 3, 4, 5 घंटे लग के पढ़ रहा था, अगर ये मेरे 8-10 घंटे में लग के पढ़ा होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मेरा सिलेक्शन जरूर मैं सिलेक्शन ले लेता या ले लेती। तो ये रिग्रेट आपकी ज़िंदगी में लाइफ में नहीं होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने बंदे देखे मैम जो जॉब करते हुए कई बार प्रिपरेशन करते हैं और अच्छे हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक है, और ऐसा भी नहीं कि अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा उनके साथ कुछ क्राइसिस हो जाएगा। दे कैन मैनेज फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स। तो उन एस्पिरेंट्स को या फिर वो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो जॉब कर रहे हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू कैन अफोर्ड, है ना, ये मत कहना कि सर आपने कहा था तो हमने छोड़ दिया फिर मेरे को पकड़ो आप 6 महीने बाद। नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एंड आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये जो टाइम आप अपने आप को देने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का 8 मंथ्स का, जो मिस्टेक्स आपने पहले की हैं यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दोज मिस्टेक्स वंस अगेन। और 6 महीने ऑनेस्टी के साथ मैं कह रहा हूँ, अगर आपने 6 महीने 100% कमिटमेंट के साथ अपने आप को दिया तो डेफिनेटली आपका जो नेक्स्ट ईयर 2025 है उसमें आप बैंक में जरूर होंगे। क्योंकि SBI क्लर्क अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन हमें SBI PO का भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वो भी आएगा। उसके बाद फर्स्ट ऑफ द ईयर के अंदर इंश्योरेंस के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और वो कहते हैं ना मैम, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो ये जो प्रिपरेशन आपकी ये आगे चल के IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO और RRB क्लियर वहाँ पे भी काम आएगी। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स अपने आप को पूरी तरीके से टाइम देके देखिए, डेफिनेटली द थिंग्स विल बी विद इन योर फेवर। एंड आफ्टर दैट आप अपना जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। और सही बात रही बात प्राइवेट जॉब्स की, तो आप आराम से कहीं भी
कर लेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर, इसके साथ आप एक एनालिसिस कर सकते हैं खुद को एब्सोल्युटली, लेके। सेल्फ असेसमेंट। हाँ, पहले आप एक हाँ सेल्फ असेसमेंट करिए। आप ये कर सकते हैं कि आपने कुछ दिन की लीव ले ली अपने ऑफिस से, आपने 5 डेज ले बीमार लिए। पड़ गए हैं, वैसे भी अब विंटर्स का हाँ। टाइम चल रहा, फीवर है, बहाना मार के फीवर हो गया है आपको, Absolutely. आप अपनी 5 डेज की लीव ली, और इन 5 डेज में आप पहले अपने आप को एनालाइज करिए कि क्या आप उस तरीके से पढ़ पा रहे हैं। Absolutely. क्योंकि जो जॉब करता है वो बैठ के पढ़ना, वो भी लगातार पूरा दिन वो नहीं पढ़ पाएगा, ये तो कंफर्म बात है। बट हाँ, अगर आपके अंदर ये स्टेमिना है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। फिर तो हाँ ज़रूर क्विट कीजिए। अगर 5 दिन आपने देखा यार मैं 5 दिन में इतना कुछ कर लिया है, तो आने वाले 1.5 महीने में तो मैं SBI क्लर्क कर ही लूँगा, तो आपको पता चल जाएगा उसी टाइम। और उसी टाइम आपको ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और हो सकता है आपको ये भी पता चल जाए नहीं नहीं नहीं, जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे साइड में रखता हूँ, ये पार्ट बी ही, मतलब कि अपना प्लान बी ही रखता हूँ। और ये चीज़ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैम, कि जो बच्चे जॉब क्विट करके जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके ऊपर डबल प्रेशर होता है। एक तो नौकरी चली गई, घर वाले या फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स ठीक ठाक अगर आपकी जॉब से सैलरी आ रही है, तो वहाँ से थोड़े बहुत ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही, क्यों छोड़ दिया, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट। आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट पर नहीं फोकस करना, आपको प्रोसेस पर फोकस करना है। आप कोशिश करिए लग के बेहतरीन तरीके से अपना 100% एफर्ट देके प्रिपरेशन पर फोकस करिए। और मैम मेरे को लगता है कि अगर ये अपना 100% जरूर देंगे ना, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, नोबडी कैन स्टॉप देम। तो अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो अननेसेसरी आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप करें। और जैसा कि मैम बहुत सारे एस्पिरेंट्स हर साल करते हैं, वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। अरे भाई पढ़ो तो तब तो लगेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना, जैसे भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया, मैम ने भी बताया आपको कि छोटे छोटे टारगेट्स हमें सेटअप करने हैं। उन छोटे छोटे टारगेट्स, गोल्स को, जो आपका रोड मैप है उसको फॉलो करिए, एंड डेफिनेटली द थिंग्स विल बी विद इन योर फेवर। ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जो लाइफ में जो रिग्रेट रह जाता है ना, काश छोड़ दिया होता या उससे वो कह दिया होता तो ये हो जाता वो हो जाता, तो वो काश वाली बात नहीं रहेगी, है ना। तो बिल्कुल स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास के हैं या वर्किंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी वर्किंग है, तो वो लोग इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए मैम बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, है ना। ये सेशन काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो रहा है बिकॉज क्योंकि आप लोग इतने मन से सेशन को देख रहे हैं, है ना। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दिएगा, वीडियो को जो है, और चैनल पर सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। ये बात हम लोग बाद में बोलेंगे, लेकिन मैं अभी बीच में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते मैम, नेक्स्ट वन। तो मिस्टेक्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि किस किस तरीके से हमें अवॉइड करनी है। नाउ नेक्स्ट, विद इन 2 मिनट्स अगर हम समराइज करें ओवरऑल, SBI क्लर्क 2024 इस साल का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन मैं कहूँगा, और मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन की कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फाइनली आ गया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर SBI की हमने इतनी देर से SBI के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको सिलेक्शन आपका तभी होगा जब प्रैक्टिस 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 होगी। मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक, मतलब जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप वो चीज़ नहीं करेंगे जिससे सिलेक्शन होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स अक्सर ये चीज़ करते हैं कि कट ऑफ के सेशंस देख रहे हैं बहुत सारे। अब डेली बेसिस पे उनका क्या होगा, कभी कोई सेशन में जुड़ जा रहे हैं, रोज स्ट्रैटेजी देखेंगे, डेली वो सिलेबस देख रहे होंगे, कट ऑफ क्लियर कैसे कर सकते हैं, अच्छा एग्ज़ाम ऐसा आएगा क्या, अच्छा पिछले साल कैसा था, पिछले से पिछले साल कैसा था। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो आप बिल्कुल 1-2 दिन लीजिए, देखिए, आपको जितनी जानकारी लेनी है आपको पता होना चाहिए। आपके जो एजुकेटर्स होंगे वो आपको बता भी रहे होंगे, अगर आप किसी भी सेशन में जुड़ रहे हैं तो आपको बता रहे होंगे। आप डायरेक्ट उनसे पूछिए, मतलब अपना टाइम बचाइए। तो ये जो इतने सारे सेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा, ये आपको हर एक सेशन में आपका जुड़ना, मतलब आप नहीं जाएंगे वहाँ पे तो वो सेशन ऐसा नहीं है कि लाइव बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं भी जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं, आपका समय बच रहा है। आपने स्टार्टिंग में 2-3 दिन अपने डिसाइड करें कि मैं ये 2 to 3 डेज़ लगाऊंगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, ये मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहेगी, इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ये कट ऑफ थी हर साल की, आपने सब चीज़ देख ली। अब आप वापस से किसी भी ऐसे जेनरिक सेशन में नहीं जाएंगे, तो यहाँ से आपका टाइम बचेगा और अब आप पूरी तरीके से फोकस हो जाएंगे अपने प्रिपरेशन पे। अब बस जो आपने प्लानिंग की है बस उसे कंसिस्टेंट रखिए,
थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मॉक में नंबर कम आएंगे तो थोड़ा सा आप डीमोटिवेट होंगे, बट स्टिल खुद को ही आपको मोटिवेट करना होगा। आपके एजुकेटर्स भी आपके साथ हैं, वो आपको समय समय पर कर रहे होंगे, हम सब कर रहे होते हैं हर एक स्टूडेंट को कि नहीं 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 करेंगे, वापस से करेंगे। और हाँ, एक चांस तो खुद को देना बनता है। अभी तक आपने अगर बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं तो SBI क्लर्क एक बड़ी वैकेंसी के साथ आया है, तो जो स्टूडेंट्स कुछ नंबरों से रह गए थे उनका तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ पक्का होगा, उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। और क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और अभी भी कर रहे हैं। एंड और ये मैं तो ये बोल रही हूँ अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी ये है, और जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी कर रहे थे उनको भी मैं ये बोलूँगी अपनी सेकेंड लास्ट नहीं, लास्ट अपॉर्चुनिटी है ये, आपकी लास्ट चांस मानना, और बस ये कर लो, डू और डाई वाली सिचुएशन कर लो। ये होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैम ने कहा, इट्स नाउ और नेवर काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। ओवरऑल समराइज की अगर बात करें तो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ऑप्टिमाइज रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करिए, बहुत उस तरीके के बहुत सारे सेशंस स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, बिकॉज देयर इज नो फिक्स टेम्पलेट। कोई एक फिक्स टेम्पलेट नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए और वही आप फॉलो करें और सबके लिए वो स्ट्रैटेजी काम करे। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, आप किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। यस, यू कैन हैव दैट आइडिया कि क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें कवर अप करनी चाहिए, वो आपको एक आइडिया आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। ट्राई टू फॉलो समवन ट्रस्टेड कि यार ये मेंटोर है, ये मेंटोर हैं, और इन मेंटोर से अगर हम अपनी चीज़ें कवर अप करेंगे तो डेफिनेटली जो है इनकी बातें हमें समझ में आती हैं, इनकी बातें हमें मोटिवेट करती हैं, तो अपने उन मेंटोर्स के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाइए। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, अपना टाइम ही किल करेंगे, एंड द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। और ये मौका ना, जैसे मैम ने कहा कि दोबारा नहीं मिलने वाला है। SBI क्लर्क 2024 विथ ऑलमोस्ट 14,000 प्लस वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स, आपका अगर कोई भी सवाल है इस पर्टिकुलर सेशन से जुड़ा हुआ, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो जरूर अपने सवाल जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसा ही हम एक और सेशन आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके उन सवालों का जो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सोना मैम फॉर बीइंग विद इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और हम उम्मीद करते हैं ये सेशन बच्चों के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा और ऐसा ही हम सेशन और लेके आएंगे आपके लिए आगे। थैंक यू सर।